नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी अमेरिका द्वारा किए गए दावों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक की, साथ ही शर्तों पर फंसते पेच को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध पर हो रही बेनतीजा बातचीत की, साथ ही होंगी दुनिया भर की तमाम अहम खबरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गाजा में अकाल घोषित, 5 लाख से अधिक लोग चपेट में। इजराइल ने किया खारिज, कहा हमास के झूठ पर आधारित है रिपोर्ट। आईडीएफ का हमला जारी, शहर को मिट्टी में मिलाने की धमकी। शांति प्रयासों के बीच रूस का भीषण हमला जारी, जेलेंस्की ने नाटो की तर्ज पर दोहराई सुरक्षा गारंटी की मांग। पुतिन की नई शर्त, डोनबास तक सीमित की यूक्रेनी जमीन की मांग, ईयू ने प्रस्ताव को बताया छलावा। अमेरिका में 5.5 करोड़ वीजा पर लटकी तलवार, नियम कानून का उल्लंघन किया तो रद्द होगा वीजा। विदेशी ट्रक चालकों के वीजा पर भी लगा बैन, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप। सरकारी खर्चे पर पत्नी के दीक्षांत समारोह में गए थे लंदन। विक्रमसिंघे ने आरोपों को बताया निराधार। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को बड़ी राहत, शाही परिवार को बदनाम करने के मामले में किए गए बरी। लेसे मैजेस्टे कानून के तहत दर्ज था मुकदमा। और आइए अब शुरुआत करते हैं अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर और रूस से तेल खरीद को लेकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की खराब नीतियों ने भारत अमेरिका के सालों पुराने रिश्ते को आपत्तिजनक स्थिति में ला दिया है। क्या है इस परिस्थिति की असल वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस से तेल की खरीद पर अमेरिकी धमकियों के बीच मॉस्को के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये समझ से परे है। जयशंकर ने रूसी तेल खरीद मामले पर अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत न तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और न ही 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक बढ़त वाला देश है। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम और आपूर्ति स्थिर बनाए रखने के लिए अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूसी गैस का भी सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर भारत पर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. विदेश मंत्री के आईना दिखाने के बाद तो अमेरिका ने एक बार फिर अपने कदमों को जायज ठहराने की कोशिश की। अब व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है, लेकिन भारत रूसी तेल की रिफाइनिंग का लॉन्ड्रोमैट बन गया है। इस पर कई अमेरिकी जानकारों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सरकार में एक पूर्व सलाहकार इवान ए फिजेनबॉम ने इसे बकवास बताया है। उनका कहना है कि ये अलग अलग देशों पर युद्ध का ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। इसमें भारत को घसीटकर अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत बनाने में लगी पिछले 25 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति करार देते हुए कहा कि उनकी उलझन भरी नीतियों ने भारत अमेरिका के सालों पुराने रिश्ते को बेहद खराब स्थिति में ला दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये एक रणनीतिक गलती होगी। चीन पर रूस से तेल खरीदने के बावजूद कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से सांसदों ने भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। वर्जीनिया से डेमोक्रेट सेनेटर मार्क वार्नर, टेक्सास से रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कॉर्निन, इलिनॉय से डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति, कैलिफोर्निया से सांसद रो खन्ना, फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद माइक वाल समेत कई दूसरे नेताओं ने भारत के साथ
घनिष्ठ वाणिज्यिक और सुरक्षा संबंधों की वकालत की है और भारत के खिलाफ कड़े कदमों से संयम बरतने की अपील की है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुनील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि आखिर ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं साफ तौर पर, वो किस ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां रही हैं वो भारत के खिलाफ इस तरह से क्यों हैं? और जबकि वही हम चीन को भी देख रहे हैं कि रशिया से तेल वो भी खरीदता है, लेकिन वहां पर स्थिति कुछ अलग नजर आती है। आपको क्या लगता है, किस तरह से विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए गौरव जी, बिल्कुल ये जो जिस तरह की अमेरिकन जो नई प्रेसिडेंसी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसमें जिस तरह की उन्होंने पिछले 3-4 महीने से खास तौर पे जिस तरह की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है खासकर भारत को लेकर के, वो किसी की समझ से बाहर हो रहा है कि उसके कारण क्या है। हमारे विदेश मंत्री जब वो मॉस्को में है तो उन्होंने भी ये बात कही कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि अमेरिका क्या चाह रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। वहाँ के जो उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं वो रोजाना एक नया नया स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका कोई मुझे तो औचित्य नजर नहीं आ रहा। जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि वहाँ के जो प्रोमिनेंट जो पॉलिसी मेकर हैं, सेनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो सब सवाल कर रहे हैं कि पिछले 25-30 साल से जो पॉलिसी बनाई हुई थी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, बल्कि ट्रम्प वन में जब पॉइंट वन में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद भारत को इतना उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और वो सडनली जो है एक जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक वो दोस्ती वाली भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है इस वक्त। इस वक्त तो लग रहा है कि उनको कोई बदला लेना है किसी तरीके का, किसी कोई उस तरह की भाषा की बात हो रही है। और जैसा कि सबने पॉइंट आउट किया है कि जो इतनी केयरफुली बनाई रिलेशनशिप है जिसका उद्देश्य कुछ और था, वो एक ट्रेड का जो है वो बलि का बकरा बन गई है। और इसका जो जो परिणाम होंगे वो बड़े दूरगामी होंगे, क्योंकि जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो किसी भी संबंध में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। और लेकिन जिस तरह से अमेरिका इस वक्त बिहेव कर रहा है तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले भी एक समस्या रही है हमारे बीच में, हमारे और अमेरिका के संबंधों में, वो समस्या फिर से खड़ी हो रही है। तो मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई थिंक उनको एडवाइजर जो सलाह दे रहे हैं वो शायद उनको अब रियलाइज होगा कुछ समय के बाद, क्योंकि जिस तरह से भारत ने भी उनको समझाने की कोशिश की है, हमारे राजदूत वगैरह मिल रहे हैं उनके उनसे सीनियर ऑफिशियल से, और उनसे डिस्कशन चल रहा है। तो मेरे विचार से आई थिंक ये इनको मिड कोर्स करेक्शन इनको करना होगा, करना पड़ेगा, वो करेंगे। क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है खाली ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, डिफेंस है, इकोनॉमिक है, और जो हम जो नए जो एरियाज हैं उसमें जितना जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं साथ में, वो जिस तरह की हमारी बातचीत हो रही है, जिस तरह के हमने इतने 40 से ऊपर हमारे जॉइंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनके साथ में, अमेरिका के साथ में, तो एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है खाली, बल्कि एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन आएगा। कहावत है कि जैसे हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। क्या अमेरिका की जो रणनीतियां हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनल थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से इसको देखें और इंटरनल अगर जाकर देखें तो जो उनकी फैमिली में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है पाकिस्तान में, क्या ये भी एक एंगल है, बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं? जिस तरह के आप जो कह रहे हैं वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बारे में काफी लोग और राइटर्स ने इसके बारे में लिखा भी है कि जिस तरह से उन्होंने जनरल मुनीर को इनवाइट किया, उनसे बातचीत की, जबकि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंच पर बुलाया, खाने पर बुलाया। और जिस तरह की उनकी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, और जिस तरह से वो ऑयल की बात कर रहे हैं या रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें लग रहा है कि शायद कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी कुछ, या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की फैमिली के या उनके जो करीबी जो लोग हैं उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो मेरे विचार से बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, अगर वो ऐसी सत्यता है इस बात में, तो मेरे विचार से एक करेक्शन आएगा जरूर। क्योंकि पाकिस्तान भारत को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि ना उनके पास में हेफ्ट है, ना उनके पास में कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर है इतनी, और केवल वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से उनके झुकाव को कम करने की एक कोशिश है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच है वो।
भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करना, अगर कोई इस तरह की सोच चल रही है उनके उसमें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में या उनके जो एडवाइजर है उनके बीच में, तो मेरे ख्याल बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो लंबे समय नहीं चल पाएगी। मेरे ख्याल से अगले 2-1 महीने में काफी बदलाव हमें देखने को ऐसे में मिलेंगे। सुनील जी, सवाल ये भी आता है कि एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है भारत और अमेरिका का, और हमेशा से देखा गया है पारस्परिक ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। इकोनॉमिकल अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो साफ तौर पर देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है वो यहां से इस फोरम से होता हुआ नजर आया है। क्या सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको लगता है कि उस एरिया पे पड़ता हुआ नजर आएगा जिसकी वजह से ये तमाम चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं? देखिए, कोशिश भारत सरकार की मेरे ख्याल से कोशिश ये रहेगी, और मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी कोशिश रहेगी कि इसको जो है इनको रिंग फेंस करे जाए रिलेशनशिप को, क्योंकि जो ट्रेड रिलेशनशिप को आई थिंक उसको एक छोटा सा हिस्सा है, वो ट्रेड रिलेशनशिप है। जिस तरह से अखबारों में आ रहा है, जिस तरह से मीडिया में आ रहा है, या जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको ऐसा बना दिया है कि खाली जैसे कि भारत और अमेरिका के संबंध केवल एक ट्रेड के रिलेशनशिप है, बाकी कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो वो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन में रियलाइजेशन है भारत की तरफ, तो मेरे ख्याल से हम श्योर है ही है, और इसीलिए बड़े ही बैलेंस तरीके से हमारे यहाँ से बातचीत करी जा रही है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मल्टीफेसेड है। तो ट्रेड एक एस्पेक्ट है जिसको जरूरत से ज्यादा मेरे विचार से उसको दिखावा जा रहा है, और उसको उन्होंने जो रशिया एंगल दे दिया है वो मेरे ख्याल से उसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है उसका। तो ऐसे में इंटरनेशनल फोरम पे सुनील जी एक सवाल और आता है कि इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह से हम ये सब चीजें देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा दोनों देशों के लिए, अगर हम इस लिहाज से बात करें तो? देखिए, रिलेशनशिप जो है एक थोड़ी सी खटास तो आई गई है, इसमें तो हमें मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है तो उसमें भारत को थोड़ा अब कॉशियस रहना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो रह भी रहे हैं। और हमें मल्टी जो है रिलेशनशिप जो है एक ही देश के साथ में नहीं, और भी देशों के साथ में रखनी पड़ेगी। और जैसा हम पहले भी करते हैं, हम कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, केवल एक देश का ये नहीं है। दूसरा, हमें जो ट्रेड है जो उसका हमें भारत सरकार बात भी कर रही है उस विषय में, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और ताकि जो है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ये देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो डिस्टर्ब हो जाती है, तो भारत ने भी उसका खमियाजा उठाया है। रेयर अर्थ के मामला देख लीजिए और दीजिए। तो हमें जो हमारा भारत सरकार का जो ये मिशन है आत्मनिर्भर भारत का बनाने का, और जो 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत पे खड़े हों, और दूसरे देशों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सुनील जी, तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर लगातार काम करने की जरूरत और साफ तौर पर नजर बनाए रखने की भी जरूरत है। आगे भी हम इस पर नजर बनाए रखेंगे कि आखिर इसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद जब हम लौटेंगे तो यूक्रेन और रूस के मसले पर भी आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन के बीच मचे घमासान को शांति की राह पर ले जाने की कवायद अमेरिका द्वारा तो की गई, लेकिन कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद भी कोई नतीजा शांति के पक्ष में निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुतिन की पुरानी मांगों पर थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन जेलेंस्की की मांगों और पुतिन के द्वारा किए गए प्रस्तावों को खारिज करने से युद्ध दूसरी दिशा में मुड़ गया है। क्या निकलेगा नतीजा और कैसे लगेगी इस पर रोक, देखिए इस रिपोर्ट में। अलास्का और वाशिंगटन बैठकों के बाद भी यूक्रेन में शांति की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। अब भी कई असमंजस हैं। कभी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में यूक्रेन और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात होगी, तो कभी दोनों को पहले आपस में मिल लेने की सलाह दी जा रही है। हालांकि रूस बार बार कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात विवादित मुद्दों पर ठोस प्रगति के बाद ही संभव हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि पुतिन ने शांति समझौते के लिए 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा डोनबास क्षेत्र छोड़ दे, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा त्याग दे और तटस्थ रहे और अपनी जमीन पर पश्चिमी सैनिकों की तैनाती न होने दे। डोनेट्स्क और लुहांस्क को डोनबास कहा जाता है। पुतिन ने जून 2024 की अपनी पुरानी मांगों को कुछ हद तक नरम किया है। वो पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ ही खेरसन और ज़पोरिज़िया पर मॉस्को के कब्जे को मान्यता देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मांग केवल डोनबास तक ही सीमित कर दी है। साथ ही वो इस पर भी अड़े हुए हैं कि कोई भी पश्चिमी देश यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर सैनिक तैनात न करे। वहीं यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और ये हमारे देश के अस्तित्व और हमारी सबसे मजबूत रक्षापंक्ति का सवाल है। यूरोपीय संघ ने भी प्रस्ताव को पुतिन का जाल करार देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया है। ईयू के विदेश मामलों की प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि रूस लंबे समय से क्षेत्र में मुसीबत खड़ी करता आ रहा है और उसके हमलों के कारण 1.5 मिलियन यूक्रेनियों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी समकक्ष से तभी मुलाकात हो सकती है जब उनके सहयोगी यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत होंगे, ताकि लड़ाई बंद होने के बाद भविष्य में रूसी हमलों को रोका जा सके। रूस ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूक्रेन की दीर्घकालिक शांति में कोई रुचि नहीं है और सुरक्षा गारंटी की मांग मॉस्को की मांग के बिल्कुल विपरीत है। उधर युद्ध के मोर्चे पर रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में 3 गांवों पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला जारी है। तेज होते हमलों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि किसी आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना अगर संभव नहीं है तो बहुत मुश्किल जरूर है। और सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, सवाल ये है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जो बैठकें हुई, जो बातचीत हुई, वो बेनतीजा निकली है। ऐसे में एक रास्ता तलाशने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शांति की राह इतनी आसान है कि पुतिन उस पर मानेंगे या जेलेंस्की पुतिन जो शर्तें रख रहे हैं उसको जेलेंस्की मानेंगे? किस तरह से आपको लगता है कि आने वाला समय अभी और चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से इसको बड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की थी कि मैं बात करूंगा और शांति समझौता हो जाएगा, वो अब उन्हें 6 महीने के बाद में अब समझ में आने लगा है कि इतना आसान नहीं है शांति समझौता करवाना, क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, इनसिक्योरिटीज हैं, जिस पर वो और उनकी अपनी अपनी रेड लाइंस भी हैं, जिस पे वो हटने के लिए वो तैयार नहीं है किसी कीमत पर गई। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पर बोल दिया था कि भाई जो डिमांड है प्रेसिडेंट पुतिन की, और उनको उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने जब कहा था कि लैंड एक्सचेंज स्वैपिंग और लैंड हो सकती है जी, और जो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन, तो उन्होंने काफी सारी डिमांड तो उनकी मान ली थी ऑलरेडी, उनकी जो है पहले से ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल से बातचीत करने के बाद, सबके बाद, अब अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने उनको स्पेस दिया है, क्योंकि जो अभी जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने खाली डोनबास का एरिया और क्रीमिया का उन्होंने रिकॉग्निशन मांगा है, और जहां तक एक न्यूट्रलिटी वाला है वो तो पहले से ही बोल रहे हैं
नेटो मेंबरशिप मेरे ख्याल से तो प्लेट पे है नहीं ऑलरेडी, आउट ऑफ द नेटो में ना तो यूएसए की रुचि है इसमें देने की, और रशिया तो पहले से ही मना कर रहा है। तो मेरे ख्याल से नेटो वाला जो इशू है वो तो मुझे लगता नहीं है। जो सबसे बड़ी इशू मुश्किल जो मुझे नजर आ रही है वो आ रही है इसकी की सुरक्षा की गारंटी किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो फ्यूचर अपना सिक्योर, अपने देश का फ्यूचर कैसे सिक्योर करें कि उनके रशिया फिर रूस जो है से जो उन्हें डर है वो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस सब सिनारियों में शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि रूस कोशिश कर रहा है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा जल्दी से जल्दी कर ले, और उसके बाद में वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम ये हमारा पूरा हो गया है, हम जो है इसको छोड़ रहे हैं। तो चांसेस रशिया की तरफ से ये है, यूक्रेन भी कर रहा है अपनी तरफ से हमले, जैसे अभी खबर आई है कि उन्होंने पाइपलाइन पर हमला किया है, जिससे कि हंगरी वगैरह को बहुत परेशानी हुई है पाइपलाइन वगैरह की, तो वो भी कर रहे हैं, और अपनी उन्होंने मिसाइल वगैरह भी कोई नई बनाई है जो कह रहे हैं। लेकिन जो है इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी कभी पोजीशन अपनी बदल रहे हैं बार बार। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ये समझौता कराने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, उनकी मीटिंग पहले होगी उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर कह रहे हैं मैं नहीं इसको छोड़ना चाहता हूं, ये आपस में निपटेंगे, फिर देखूंगा वो कैसे करते हैं। तो वो भी जो है इतने अलग अलग तरह के सिग्नल दे रहे हैं, तो वो जेलेंस्की के लिए, इनके जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उनको श्योरिटी नहीं है कि यूएस की पॉलिसी क्या है, वो किस तरफ उनका झुकाव है। एक मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है मीडियम टर्म में, कि जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला आर्मिस्टिक वाली पोजीशन है, वो मुझे लग रहा है कि शायद अभी इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्थिति आ सकती है कि जो है ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की जो शर्तें हैं कि जो है डोनबास का एरिया दे दिया जाए उन्हें, और नेटो से बाहर रहे, और वेस्टर्न ट्रुप ना बिल्कुल, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं सुशील जी, और आगे भी आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो बातचीत का जो जरिया है जिससे शांति की राह जो है वो तलाशी जा रही है, वो आने वाले समय में और कहां तक पहुंचता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल की घोषणा कर दी है। यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 5 लाख लोग यहां भूखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि इजराइल द्वारा किए गए अवरोधों के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंचा पा रहा था और स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता था। वहीं इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए कहा कि गाजा में कोई अकाल नहीं है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को अपने फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन समकक्षों के साथ परमाणु वार्ता और प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर संयुक्त वार्ता करेंगे। इन 3 देशों ने बातचीत न करने पर ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी प्रशासन ने गुरुवार को ईरानी तेल निर्यात के परिवहन में शामिल 13 संस्थाओं और 8 समुद्री जहाजों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने बताया कि दोनों देश अगले साल एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन के साथ तनाव के बीच दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग CID ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक उन्हें सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी वीजा वाले सभी 5.5 करोड़ लोगों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने अमेरिका में कॉमर्शियल ट्रक चालकों के लिए भी सभी प्रकार के वर्क वीजा जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। थाईलैंड की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के खिलाफ शाही अपमान का मामला शुक्रवार को खारिज कर दिया। 2015 में विदेशी मीडिया को दिए गए थाकसिन के एक साक्षात्कार के आधार पर शाही सेना द्वारा अपमान का ये मामला लाया गया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में मामला खारिज कर दिया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शुक्रवार को देश का रक्षा खर्च 2030 तक GDP का 5% पहुंचने की उम्मीद जताई है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अगले साल ताइवान का रक्षा बजट 3.32% पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।